अगर जल्दी जल्दी बात की जाए फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? सरफेस पे एंड नॉर्मल पे। फ्रिक्शन सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, सरफेस का रफनेस एंड नॉर्मल पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता? फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन मैक्रोस्कोपिक एरिया। फ्रिक्शन मैक्रोस्कोपिक एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, इस पे कुछ और बातें करने लगे, इस पे कुछ और बात करने लगे तो दो चीजें होती हैं। एक होता है स्टैटिक। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो जिसमें हम लोग बात करते हैं स्टैटिक एंड काइनेटिक। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको कैसे हम लोग फील कर सकते हैं? देखो बेटा, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं। इस ऑब्जेक्ट का वेट सपोज 10 न्यूटन है। इस ऑब्जेक्ट का वेट या मास 10 केजी का है। ये जो सरफेस पे रखा हुआ है, इस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.5 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है 0.45। अच्छा, अगर आप इस पे फोर्स लगाते हैं, लेट अस अज्यूम आप यहाँ पे जो फोर्स लगाते हैं F1, F1 की वैल्यू मान लो आप 30 न्यूटन देते हैं। F1 की वैल्यू अगर आप 30 न्यूटन देते हैं, तो बदले में फ्रिक्शन क्या है? अपोज करता है। लेकिन क्या फ्रिक्शन पूरा का पूरा फोर्स लगाता है? नहीं। इस पे देखो, सबसे पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जरूरत है सो दैट ये मूव कर सके। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके कारण ये मूव कर सकता है, वो स्टैटिक की सबसे मैक्सिमम वैल्यू यानी कि वो है 0.5 इंटू एम जी के बराबर, जो कि है 100 न्यूटन के बराबर। तो आया कितना? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन जब होगा तभी ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। फिलहाल आपने फिक्स फोर्स लगाया 30 न्यूटन, तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन पूरा 50 न्यूटन लगाएगा। फ्रिक्शन भी सिर्फ 30 न्यूटन ही लगाएगा जितना जरूरत है। फिर से मान लो आपने F1 को लगा दिया इस बार 40 न्यूटन, तो फ्रिक्शन के पास है 50 न्यूटन बट वो 50 न्यूटन नहीं लगाएगा। तो अभी फ्रिक्शन कितना लगाएगा? 40 न्यूटन लगाएगा। 40 न्यूटन लगाएगा। मान लीजिए अब फ्रिक्शन को आपने, या फोर्स जो आपने अप्लाई किया है वो 45 न्यूटन लगा दिया, तो फ्रिक्शन 45 न्यूटन ही लगाएगा। स्टिल ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा है। बट जैसे ही आपने फोर्स को लगाया 50 न्यूटन, फ्रिक्शन भी लगाएगा 50 न्यूटन। अब जितने लोकल बॉन्ड हैं फॉर्म्ड ड्यू टू फ्रिक्शन वो सभी टूट जाएंगे एंड ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट अपना मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, उस टाइम पे इसकी एक्सेलरेशन, एट द मोमेंट ये स्टार्ट करेगा मूविंग, वहां पे एक्सेलरेशन 0 है। बट अगर आप इसके बाद थोड़ा सा फोर्स कम भी लगाते हैं, मान लीजिए आप इस केस में जब ये मूव करने लगा तब आप इसको 45 न्यूटन ही लगाते हैं सपोज, इसके बाद सेम 45 न्यूटन आप लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जब मूव करने लगा उसके बाद उसको अगर कंटिन्यू मोशन में रखना है तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन की जरूरत होती है। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू की बात की जाए तो वो कितना होगा? 0.45 इंटू 100 के बराबर, यानी 45 न्यूटन के बराबर। यानी मिनिमम आप 45 न्यूटन लगाते रहें तो ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन में रहेगा, बट उससे कम लगाएंगे तो ये रुक जाएगा। तो फ्रिक्शन कितना लगा देगा? फ्रिक्शन लगाएगा 45 न्यूटन और ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। सपोज आप 47 न्यूटन लगाते हैं फोर्स, तो इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 45 ही लगेगा। और दो जो फोर्स बाकी रह गया, 2 न्यूटन, उसके कारण एक्सेलरेशन इसका जो भी होगा वो होगा एक्सेलरेशन। तो अगर इसी चीज को देखकर ग्राफ प्लॉट किया जाए, जहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ग्राफ है हमारा अप्लाइड फोर्स, यह है अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ एंड फ्रिक्शन फोर्स का, फ्रिक्शन के फोर्स के बीच में ग्राफ। तो अगर इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो सबसे पहले क्या होगा?
सबसे पहले क्या होगा कि फ्रिक्शन जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे, फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक टाइम आएगा जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आप बोल सकते हैं। इसके बाद फोर्स थोड़ा सा डिप करेगा और फाइनली ये कांस्टेंट रह जाएगा। ये कांस्टेंट फोर्स क्या है? यही है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें एक दो छोटे छोटे सवाल आते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सवाल पूछा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन is less than kinetic friction or more than kinetic friction is less, और लेस भी पूछा जा सकता है, मोर भी पूछा जा सकता है, तो मैं मोर ही लिख देता हूँ। मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तो आंसर इज फॉल्स। ठीक है, क्यों आंसर फॉल्स है? क्योंकि ये पार्ट भी स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है, तो आप ये बात नहीं बोल सकते हैं। बट अगर आप बोले कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये ट्रू है। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, ये है फ्रिक्शन से रिलेटेड आधी बातें, और बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कांटेक्ट फोर्स। तो मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है और यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है। यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी अंडर रूट ऑफ नॉर्मल के स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन के स्क्वायर। और फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू टाइम्स एन। तो कैपिटल एफ जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर। यानी कैपिटल एफ की जो वैल्यू होगी वो होगी एन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर होगी। आप ये बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स को डायरेक्टली। ठीक है, आइए अब अगर बात करें कि एंगल बिटवीन, ये है फ्रिक्शन फोर्स ही, आप वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर ये एंगल देखा जाए, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये, इस एंगल को आप अल्फा या फिर लैम्डा ले लेते हैं। लैम्डा ही क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मैं बोलूँ टेन लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, तो टेन लैम्डा को आप क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल, है ना। अगर एंगल किसके बीच में बनाया गया है तो नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल के बीच में बनाया गया एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। तो टेन लैम्डा को आप क्या बोल सकते हैं बेटा? इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये है म्यू इंटू एन अपॉन एन। तो टेन लैम्डा या फिर लैम्डा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू आ गया। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू के बराबर है। ठीक है, चलिए एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है बेटा? एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है? ये वो एंगल है, मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग ले जा रहे हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन को अगर यहाँ पर रखते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रुका हुआ है। इसको थोड़ा और ऊंचा करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है अभी भी रुका हुआ है। मान लो एक ऐसे पॉइंट पे ले जाते हैं जहां पर ये ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप रखें तो ये नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट किया, मोशन स्टार्ट किया। मतलब ये जो एंगल है जहां पर मोशन स्टार्ट हुआ है, वही एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज करते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज आप कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, मान लीजिए उसका एंगल हमारे पास अल्फा या बीटा कुछ भी दिया हुआ है, सपोज अल्फा ही दिया हुआ है। तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर नीचे की तरफ इसको एक डोमिनेटिंग फोर्स लगता रहता है एम जी साइन थीटा। तो जैसे ही ये एम जी साइन थीटा पीछे वाले फोर्स फ्रिक्शन से बराबर हो जाता है,
यानी फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में स्टार्ट हुआ है, यानी कि मैक्सिमम लिमिटिंग कंडीशन क्या है, म्यू एफ एल फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाए। तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है म्यू एम जी, म्यू एम जी, म्यू एम जी, रुको, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू टाइम्स एन, है ना। नॉर्मल इस केस में अल्फा था तो अल्फा ही लिख देते हैं, तो नॉर्मल इस केस में कितना हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा। जो नॉर्मल है इस केस में वो हो जाएगा म्यू एम जी कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा। जैसे ही अपने को ये बातें पता चल गई कि फ्रिक्शन की ये वैल्यू है, दिस शुड बी इक्वल टू एम जी इंटू साइन अल्फा, एम जी इंटू साइन अल्फा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया है, म्यू हो गया है। और म्यू को ही हम लोग अभी क्या लिखे थे, इसको हम लोग टेन लैम्डा लिख सकते थे। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर हो जाए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ही बराबर है। मतलब अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन को एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर अगर आप इंक्लाइंड कर देते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में करना स्टार्ट हो जाता है, वो मोशन में होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अगर आप इस केस के लिए बेटा क्या कर दें, अगर इस केस के लिए हम लोग नेट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालें, तो हमारे पास नेट कांटेक्ट फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ पर एफ एल और एम जी साइन अल्फा बराबर है, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास, ये बराबर होता है हमारे पास नॉर्मल, यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस हैं हमारे पास, नॉर्मल का स्क्वायर प्लस एफ एल का या फ्रिक्शन लिमिटिंग का वैल्यू का स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर फोर्स निकाला जाए तो नॉर्मल किसके बराबर है और एफ एल किसके बराबर है, तो नॉर्मल बराबर है एम जी कॉस अल्फा के बराबर, एफ जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर के बराबर। एफ एल किसके बराबर है, वो तो बराबर है एम जी साइन अल्फा के बराबर। ठीक है, ये बराबर था, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, एफ एल इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, तो दोनों बराबर है। यानी कि यहाँ से आप एम जी को कॉमन निकाल ले तो एफ की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जो कांटेक्ट फोर्स है उसकी वैल्यू एम जी के बराबर आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कई बार कुछ चीजें यहाँ पे पूछी जाती है, जैसे कि मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जिसका एंगल कुछ थीटा रख दिया गया हो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो इसका एक्सलरेशन पूछा जाए, तो अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर नो फ्रिक्शन है, नो फ्रिक्शन है या फिर सरफेस स्मूथ है, तो एक्सलरेशन की वैल्यू हम लोग सभी जानते हैं कि एम जी साइन थीटा के बराबर होता है। लेकिन अगर सरफेस हमारा रफ हो गया, अगर सरफेस हमारा रफ है ना, व्हेन फ्रिक्शन इज इन द सरफेस, जब सरफेस पे फ्रिक्शन है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगने लगेगा, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगने के कारण जो एक्सलरेशन होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, एक्सलरेशन जी साइन थीटा, फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा का। चलो, तो एक्सलरेशन किसके बराबर होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर होगा। पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। अगर हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी और अभी इस पे नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और जी साइन थीटा भी इधर ही लग रहा है। यानी इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए, अगर इसका रिटार्डेशन देखा जाए, रिटार्डेशन देखा जाए, रिटार्डेशन देखा जाए, तो किसके बराबर लग रहा है, ये माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर लग रहा है। ये हो रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो ये है इस दोनों केस के लिए आंसर। पहले सवाल में बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है नीचे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इसका क्या तात्पर्य होता है कि जैसे ही ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो इस पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अपने को पता रहना चाहिए।
तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा तो नेट फोर्स की वैल्यू इसकी 0 है। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा है, एंगल ऑफ रिपोज पे है, मतलब आप 1037 बता सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। और 1037 की वैल्यू हम लोग निकालना जानते हैं, 1037 की हम लोग वैल्यू निकालना जानते हैं। ये है 3, ये है 4, तो कितने के बराबर आ गया, ये 3/4 के बराबर, यानी 0.75। सेकेंड सवाल पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है एक स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ए एंड बी। तो हमारे पास है एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसकी वैल्यू है 2:1। और अभी अभी हम लोगों ने लिखा था स्मूथ सरफेस के लिए क्या होता है, अगर स्मूथ सरफेस की बात की जाए तो एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा के बराबर। रफ सरफेस जैसे ही बोल दिया तो जी को कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा था। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। यानी इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 2/1। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी म्यू की वैल्यू यहाँ से 0.5 आ जाएगी। ये हो गया पहला। अब थर्ड सवाल पे आ जाए, ब्लॉक रिलीज किया जाता है रफ से, ब्लॉक स्टार्ट दी एक्सलरेशन या डिसेंडिंग विथ एक्सलरेशन ऑफ इतना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन बताइए। यानी कि अगर हमारे पास एक्सलरेशन नीचे की तरफ जो है वो है हमारे पास कितना, जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा। तो जी कॉमन ले लिया तो म्यू कॉस थीटा। अब यहाँ से सारे वैल्यूज दिया है हमारे पास, ए की वैल्यू दी गई है 2, जी पता ही है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है, तो आप यहाँ से म्यू को निकाल लेंगे। नहीं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपसे पूछा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पूछा है। तो जैसे ही हमारे पास म्यू पता चल जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी आप बता सकते हैं आसानी से। कितना बता सकते हैं आप काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो F इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास म्यू टाइम्स नॉर्मल। तो आप यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बता सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका इसी सवाल को बनाने का, दूसरा तरीका भी बताता हूँ बेटा। तो दूसरा तरीका क्या है, इसी सेम सवाल को बनाने का दूसरा तरीका भी बताता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है, नीचे की तरफ आप सब फोर्सेस को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो नीचे की तरफ का जो फोर्स है हमारे पास वो कितना है, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, तो मास है 10 इंटू 2। तो आप यहाँ से डायरेक्टली फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल सकते हैं, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी की वैल्यू है हमारे पास 100, साइन थीटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2 माइनस 20। तो ये आ गया हमारे पास 50 माइनस 20, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। तो ये दूसरे मेथड से भी आप बता सकते हैं इस सवाल। पढ़ने वाले हैं पुशिंग फोर्स ज्यादा लगता है या पुलिंग फोर्स ज्यादा लगता है, हम लोग उसको देखने वाले हैं। आइए मान लीजिए हमारे पास दोनों केस को एक ही साथ करते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है कोई, ये ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ पे हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं, एफ। एफ जो फोर्स लगा रहे हैं वो किसी एंगल थीटा पे लगा रहे हैं, किसी एंगल थीटा पे लगा रहे हैं। अब इस पे लगने के कारण पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा जो कि म्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर आ जाएगा। और दूसरा को ये कौन सा है, हम लोग पुलिंग कर रहे हैं, दूसरा पुशिंग भी हम लोग देख लेते हैं। तो पुशिंग को कैसे देख सकते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सरफेस है, यहाँ पर आपने कोई फोर्स लगाया, ये फोर्स कौन सा है बेटा, ये है पुशिंग फोर्स, ये है पुशिंग फोर्स। तो ये पुश कर रहे हैं हम लोग मान लीजिए यही एंगल को हम लोगों ने थीटा भी ले लिया सेम। अब फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे एफ। तो इन दोनों से देखकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, चलो। तो अब फोर्सेस को हम लोग कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और इसके लिए अगर देखें तो यहाँ पे लग रहा है एफ कॉस थीटा
नीचे की तरफ लग रहा है एफ साइन थीटा, नीचे की तरफ ही लग रहा है एम जी, और यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। तो इस केस के लिए नॉर्मल अगर आप लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो आप खुद भी देख सकते हो नॉर्मल किस में ज्यादा है, नॉर्मल ज्यादा है पुशिंग वाले में, यानी कि पुशिंग करने में अपने को ज्यादा फोर्स लगेगा। उसको और सिंप्लीफाई करके भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, जब यहाँ तक अपने को समझ में आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा किसके बराबर हो जाना चाहिए, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या है हमारे पास, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यानी यहां से अगर आप एफ को कॉमन निकाल लें इसको इधर लेने के बाद, तो ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा, म्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, इज इक्वल टू म्यू एम जी के बराबर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा और ट्राई करें तो हम लोग, और सिंप्लीफाई करें तो कर सकते हैं। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग फोर्स को निकालना चाहें तो फोर्स को अगर हम लोग निकालें तो ये किसके बराबर है, म्यू एम जी, म्यू एम जी, और नीचे में आ गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के बराबर। अगर आप चाहें तो टेन थीटा को लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स के अगर बराबर हो जाए तब क्या होगा, हम लोग वो केस एक कर सकते हैं। बट यहाँ तक भी रहने दें तो कोई बात नहीं। आते हैं दूसरे केस के तरफ। तो दूसरे केस में हमारे पास क्या बोल रहा है बेटा कि एफ कॉस थीटा अगेन किसके बराबर हो जाना चाहिए, म्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर हो जाना चाहिए। तो म्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर कर दिया, म्यू नॉर्मल है इस केस में क्या, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यानी यहां से अगर हम लोग एफ को बाहर निकालें तो क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी के बराबर। अगर इसको हम लोग फोर्स को लिखें तो कितना लिख सकते हैं, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, म्यू साइन थीटा। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर किसका कम है, इसका कम है, इसका ज्यादा है। तो जिसका डिनोमिनेटर कम उसका फोर्स ज्यादा। यानी यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पुलिंग फोर्स जो है, पुशिंग फोर्स जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पुलिंग फोर्स, एज कंपेयर टू पुलिंग फोर्स। इस बात को हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का केस आता है जो न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आओ देखते हैं क्या होता है ये केस। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा, यहाँ पर एक ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक, सिमिलरली यहाँ पर एक ब्लॉक, और इसके ऊपर एक block। एक यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स रखा है m1, यहाँ पे फोर्स मास रखा है m1 m2, यहाँ पर भी मास है m1 और m2। कई बार ये सरफेस स्मूथ दिया होता है, कई बार रफ भी दिया होता है, बट ये सरफेस हमेशा रफ ही रहता है। इसका फ्रिक्शन को म्यू दे रहा हूं मैं, है ना। इसको अभी स्मूथ लिख ले रहा हूँ, smooth। अगर फ्रिक्शन रहेगा तो क्या चेंज है वो भी मैं बता दूंगा। इसको भी अगर हम लोग अभी स्मूथ ही रखें और यहाँ पे फ्रिक्शन लगे, तो पहला केस होता है जब नीचे वाले ब्लॉक पे आप कैपिटल फोर्स देते हैं, और दूसरा होता है जब ऊपर वाले पे देते हैं। और दोनों में क्या डिफरेंस आता है, इसी बात को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और इसी को हम लोग समझते हैं। तो आइए अगर हम लोग इस बात को देखें तो हमेशा याद रखना बेटा, इसमें क्या होगा, ये ब्लॉक को आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये आगे चला जाएगा, ऊपर वाला ब्लॉक नीचे टप से गिर जाएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चलाएंगे तो दोनों ब्लॉक एक के साथ एक चलता चला जाएगा। उसी बात को हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो मान लीजिए ये जो ब्लॉक है हमारा,
ये ब्लॉक कैसे चलेगा M2, क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में ये होता है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। ऐसा नहीं है। इस केस में ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर रहा। तो अगर ये फोर्स लग रहा है M1, तो यहाँ पर तो स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं, बट यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। और जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा वही फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा और इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा। तो अगर दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखना कि मान लो दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। और इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी पॉसिबल है, तो इसकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है या एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो है वो फोर्स अपॉन सम ऑफ द मास के बराबर है। अच्छा, अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ के लिए अगर हम लोग मोशन लिखे ऊपर के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है, M2 इंटू ए के बराबर हो सकता है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, उसकी वैल्यू है M2 इंटू जी इंटू म्यू के बराबर है, इज इक्वल टू M2 इंटू ए के बराबर। यानी कि जिस पे ये कौन सा है बेटा, यहाँ जो अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है, सो दैट बॉडी विल मूव टुगेदर। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है जिसके साथ बॉडी साथ साथ मूव कर सकता है। सो दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल, एक्सेलरेशन टू मूव टुगेदर, टू मूव टुगेदर। अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो ये गिर जाता है। यानी कि आप यहां से अगर फोर्स निकालना चाहें तो आप फोर्स को क्या लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स जी M1 प्लस M2 लिख सकते हैं। यह है मैक्सिमम फोर्स जिसके कारण दोनों साथ साथ चलेगा। अच्छा, नीचे वाले को भी अगर आप लिखना चाहें तो लिखें। तो नीचे वाले के लिए मोशन क्या लिखेंगे, F माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू M1 इंटू एक्सलरेशन। तो F की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं फ्रिक्शन की जगह पे, तो फ्रिक्शन की तो मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी आपने लिखी हुई है, कितनी है वो, म्यू टाइम्स M2 इंटू जी के बराबर, और यहाँ पर है M1 इंटू ए के बराबर। ये हो गया हमारे पास। तो ये किसके लिए लिखा हम लोगों ने बेटा, ये लिखा कि दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ मूव कर रहे हैं तब क्या होगा इस कंडीशन में। कभी कभी हमारे पास ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि नीचे फ्रिक्शन दिया हो, है ना, नीचे फ्रिक्शन दिया हो। तो अगर नीचे फ्रिक्शन दिया हो तो क्या हो जाएगा, अगर नीचे फ्रिक्शन दिया हो तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा F माइनस ऊपर वाला F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M1 इंटू ए के बराबर। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ऊपर वाला F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ M2 इंटू जी के बराबर। और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 इंटू जी के बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगा दोनों का केस में। यहाँ पे M1 का एक्सेलरेशन भी है। अच्छा, ये बातें हम लोगों को समझ में आ गई। पहला केस हम लोगों को समझ में आया क्या, देखो बेटा, कई बार यहाँ पर ये भी बोला जा सकता है कि अगर दोनों स्लिप करने लगे तो क्या होगा। तो इन केस दे विल स्लिप, अगर दे विल स्लिप, और स्लिप अगर अकर होता है दोनों के बीच में, तो स्लिप कब अकर होगा, जैसे ही स्लिप होने लगेगा मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो उस टाइम पे फ्रिक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा M2 इंटू A1 के बराबर। और जो दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू M1 इंटू A2 के बराबर। तो A1 A2 अलग आ जाएंगे अगर स्लिप होने लगेगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में भी हम लोग अगर देखें तो ये आगे की तरफ मूव करेगा और ये पीछे की तरफ आ रहा है। तो फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लगेगा उस चीज को हम लोग लिखते हैं। तो ये वाला ब्लॉक हमारे पास आगे की तरफ है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और इस वाले पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। सेम ऐसा एग्जांपल आप देखते हैं कहाँ बेटा, सपोज आप अपने कपबोर्ड से आप कोई क्लोथ निकालते हैं, क्लोथ निकालते हैं, तो आप क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि आपने एक कपड़ा जो एक क्लोथ ऊपर से निकाला तो उसके साथ नीचे वाला भी कई बार बाहर आ जाता है। वही केस ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा भी आ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे वाले को स्मूथ रखा है तो स्मूथ रहने दो। लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी दोनों साथ साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन ही है। तो हम लोग इस केस में क्या लिख सकते हैं, फोर्स माइनस
फ्रिक्शन फोर्स, अ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सलरेशन। तो फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2 इंटू जी, m2 इंटू ए के बराबर। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए अगर देखें बेटा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 इंटू ए के बराबर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर अलग दिख रहा है पिछले वाले केस के कंपैरिजन में। तो एक्सेलरेशन कितना है, m2 अपॉन m1 इंटू जी के बराबर है। अगर ऐसा हुआ, ये क्या है, ये जो एक्सेलरेशन है क्रिटिकल का एक्सेलरेशन देखे बेटा, तो ये क्रिटिकल ब्लॉक था, इस वाले में ऊपर वाला हमारा क्रिटिकल ब्लॉक था जिसे हम लोगों ने मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगाया। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आप निकालते हैं, सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन सम ऑफ द मास। तो अगर दोनों को साथ साथ मूव करना है तो क्या होना चाहिए, जो क्रिटिकल एक्सेलरेशन है या क्रिटिकल फोर्स लग रहा है वो बराबर ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए सिस्टम का, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, सिस्टम का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आने लगेगा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आने लगेगा। तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर और आती है कि मान लो दोनों के बीच में स्लिप अकर होने लगा। तो अगर दोनों के बीच में स्लिप अकर होने लगता है तो हमारा पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m2 इंटू ए वन के बराबर या a2 के बराबर। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं क्या, m2 इंटू जी, एक सेकंड बेटा यहाँ पर म्यू टाइम्स होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर म्यू भी तो होगा, म्यू छूट रहा है ना, फ्रिक्शन का म्यू छूट रहा है, एक सेकंड, फ्रिक्शन का म्यू छूट रहा था, देखो। तो ये है फोर्स, कलर चेंज कर लेते हैं, फोर्स माइनस म्यू टाइम्स m2 इंटू जी इज इक्वल टू m2 इंटू ए के बराबर। और सेकंड केस में फ्रिक्शन इज इक्वल टू m1 इंटू ए है, फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू टाइम्स ऑफ m2 इंटू जी, m1 इंटू ए। तो जो क्रिटिकल एक्सेलरेशन है हमारा वो है म्यू टाइम्स ऑफ m2 इंटू जी अपॉन m1 के बराबर, ठीक है, वो है म्यू टाइम्स ऑफ m2 इंटू जी अपॉन m1 के बराबर। ठीक, चलो, तो यहाँ पर भी म्यू था, यहाँ भी म्यू था, यहाँ पर भी म्यू m2g इज इक्वल टू m1 इंटू ए1 के बराबर है। तो ये है दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जब होने लगेगा, और जब ऊपर वाला केस है क्या, जब दोनों साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है, ये है हमारा इस दोनों केस का कंप्लीट। जो हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ये nth फ्रैक्शन है नीचे हैंग करता हुआ। तो इसका मास कितना होगा, जो नीचे हैंग करता हुआ पार्ट है इसका मास कितना होगा, इसका अगर आप मास देखो तो m/n मास होगा, m/n मास होगा। अगर आप इसको देखें तो इस पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, वो होगा m/n इंटू जी के बराबर। जो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो कितने के बराबर होगा बेटा, तो अगर m/n मास नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ कितना मास होगा, m माइनस m/n इंटू फ्रिक्शन इंटू जी। ये हो जाएगा, ये है फ्रिक्शन वाला फोर्स। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ मोशन कब स्टार्ट होगा, जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तभी स्टार्ट होगा। तो इसी बात को हम लोग लिख देते हैं कि म्यू टाइम्स ऑफ m/n इंटू जी को बाहर निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, m/n इंटू जी। तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/n-1। अगर इससे ज्यादा हुआ तभी ऑब्जेक्ट अपना स्लाइड करने लगेगा। तो अब आओ ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो 25 सेंटीमीटर हैंग कर रहा है, तो 1 मीटर का 25 सेंटीमीटर कितना है, 1/4 है, 1/4 है। तो अगर 1/4 है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू 4 हो गई। तो फ्रिक्शन कितना आएगा, 1/n का n-1 यानी 4-1, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमें याद रखना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1/n-1 के बराबर होगी। फिर से देख लो बेटा, क्या है इस सवाल में अपने से पूछा था कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है, कितना फोर्स ए पे लगाया जाए सो दैट दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें, कोई रिलेटिव मोशन ना हो।
और जो फोर्स पूछा है वो केजी वेट में है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला, क्रिटिकल ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो क्रिटिकल ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन को, जिसकी वैल्यू म्यू टाइम्स एम इंटू जी, इसको इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन निकाल लिए। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द मास जो कि 8 केजी इंटू एक्सेलरेशन 40 न्यूटन आया। बट आपको किस में चाहिए आंसर, केजी वेट में चाहिए, तो हम लोगों ने कितना लिख दिया, 4 केजी वेट लिख दिया इसका आंसर।